ठीक है, तो देखो क्रिश्चियनिटी में भी 2 टाइप के डिविज़न्स होते हैं। आपने सुने होंगे यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब 17th सेंचुरी की बात होती है, तो वहाँ पे इनके बीच में जो है यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है? तो कैथोलिक जो होते थे वो क्या करते थे, ये थोड़ा-सा यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि आपने देखा है ना कि जो हिंदुइज़्म में है, तो हिंदुइज़्म में क्या होता था कि जो ब्राह्मणिज़्म था, ठीक है? वो यहाँ पे किसको प्रमोट करता था, संस्कृत लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट करा जाता था। वैसे ही यहाँ पे जो बुद्धिज़्म था वो यहाँ पे सिंप्लिफिकेशन में बिलीव करता था, ठीक है? और वेदास जो हैं वो यहाँ पे उसको नॉर्मल आम इंसान की भाषा में उसको प्रमोट करना चाहता था, ठीक है? तो ये एक यहाँ पे वेदा के स्टैंस में ही यहाँ पे बुद्धिज़्म जैसे जो है वो यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स के तौर पे यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है इंडिया में इमर्ज कर रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे जो रोमन कैथोलिक चर्च जो था, ठीक है? उ ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, मतलब बहुत ही पुरानी विचारधारा से ही चलता था, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पे इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं और वो रिफॉर्म मूवमेंट की यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट की यहाँ पे जो स्टार्टिंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है? और ये प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, ये यहाँ पे एक नया यहाँ पे एक पूरा सेक्ट जो है यहाँ पे इसका बनता है क्रिश्चियनिटी का। तो एक अब कैथोलिक्स होते हैं, एक यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन मेन जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो ये उस टाइम 17th सेंचुरी में यूरोप में जो है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे 30 साल जो है यहाँ पे वॉर चलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क वाली ये वॉर है यूरोप की हिस्ट्री में। और अभी भी अगर हम देखें, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो इस वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो यहाँ पे साइन हुई थी, ठीक है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया यहाँ पे जब साइन होती है, तो वहाँ से देखो, इस समय 17th सेंचुरी में कोई भी कंट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? आज के फॉर्म में हम जैसे देखते हैं ना कंट्रीज़ की, भाई इसका ये जो है यहाँ पे ये बाउंड्री है और ये हमारा नेशन है, ये हमारा नेशन स्टेट है, ये स्टेट है, स्टेट की ये सोवरेनिटी है। तो उस ज़माने में अगर हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ये आइडिया जो है नेशन का, ये उस टाइम होना शुरू हो रहा है। और सबसे पहले ये जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? तो मेरे मामले में मत उलझो और मैं तुम्हारे मामले में उलझता नहीं हूँ, ठीक है? मतलब मेरी जो यहाँ पे टेरिटरी रहेगी, इसके अंदर मेरा पूरा अधिकार रहेगा कि मैं इसको कैसे गवर्न करता हूँ, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? सोवरेनिटी कहते हैं। सबको समझ आता है कि कोई भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री होगी वो सोवरेन होगी, मतलब ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्या चलाएगी, अपने अंदर पॉलिटिक्स जो है उसको यहाँ पे स्वतंत्रता के साथ यहाँ पे चलाने का अधिकार है, दैट इज सोवरेनिटी। तो ये सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ कब से आता है? 30 ईयर वॉर्स, जो कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में डिवीजन कर रही थी, ठीक है? तो ये 30 साल तक लड़ते रहते हैं, ठीक है? बेसिकली ये क्या होते थे, देखो ये यहाँ पे जो थे कैथोलिक्स थे, ये थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, लैटिन लैंग्वेज में ये प्रमोशन करते थे, ठीक है? कि जो बाइबल है वो क्या है, वो एकदम हमारी पुरानी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्रोटेस्टेंट होते थे कि भाई यहाँ पे इंग्लिश में रखो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आम आदमी को यहाँ पे पहुँचाओ, ये जो आपके टेक्स्ट हैं, ठीक है? जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इनको यहाँ पे आम लोगों तक भी पहुँचना चाहिए, ठीक है? और जो ये कैथोलिक्स थे, ठीक है? अभी भी आप देखते हो कि पोप होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे इंटरमीडियरी में बिलीव करते थे। जैसे हिंदुइज़्म में क्या होते हैं कि यहाँ पे आप पंडित और यहाँ पे जो साधु होते हैं, उनके पंडित जी के द्वारा आप यहाँ पे पूजा करवाते हो, है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि कैथोलिक्स भी जो हैं वो यहाँ पे इंटरमीडियरी में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो पोप है इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है? और हमें जो है इनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। इनकी जो है इनके अंडर हमें रहना चाहिए, बिकॉज़ ही इज़ द डिवाइन फिगर। तो और प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें किसी पोप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ, ठीक है? तो हमें नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी जो है वो यहाँ पे किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ढूँढें। हमें डायरेक्ट यहाँ पे संपर्क करना चाहिए विद गॉड, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रोटेस्टेंट्स और ये कैथोलिक ब्रांचेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ये उस टाइम पे यहाँ पे शुरू हो रही है। इन्हीं से यहाँ पे ये वॉर का ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आएगी और वेस्टफेलिया से आपका ये सोवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इमर्ज करेगा यूरोप में, विच इज़ अ वेरी लैंडमार्क ट्रीटी इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है? और कैथोलिक्स बल्कि यहाँ पे बिलीव करते थे, जैसे यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे हम इंडिया में क्या होता था, ब्राह्मण्स को हम गिफ्ट्स देते थे, है ना? लैंड लैंड के फॉर्म में जो राजा थे वो यहाँ पे गिफ्ट्स देते थे प्रीस्ट को।
और उसी तरीके से यहाँ पे उस टाइम भी यूरोप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूरोप में पोप को भी गिफ्ट दिए जाते थे, ठीक है। तो सेम देखो, हर जगह जो है रिलीजन का बेसिक जो रहता है फंडामेंटल नेचर नेचर वो हर जगह सेम रहता है, क्योंकि इंसान का भी यहाँ पे जो नेचर है वो सेम ही रहता है हर जगह, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी सेम रहती है हर जगह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यूरोप में क्या हो रहा है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है उन पे प्रोटेस्टेंट का इन्फ्लुएंस है यूरोप में। यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स में प्रोटेस्टेंट का इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे जो सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, ये यूरोप है, नॉर्थ साइड यहाँ पे किसका है, प्रोटेस्टेंट्स है। मतलब थोड़े से यहाँ पे ये इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं है, थोड़े से मॉडर्न वाले टाइप के यहाँ पे ये क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। नीचे वाला जो आपका सदर्न स्टेट रहेगा, जो फ्रांस वाला साइड रहेगा, ठीक है, सदर्न स्टेट्स में आपका क्या रहेगा, आपका कैथोलिक इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जो कैथोलिक नेचर के यहाँ पे जो स्टेट्स रहेंगे वो यहाँ पे ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेंगे, और जो प्रोटेस्टेंट रहेंगे वो यहाँ पे प्रशिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरा प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो है इनको यहाँ पे किस तरीके से मिलाया जाएगा। ये दोनों मेजर पावर्स होती हैं, ठीक है। प्रशिया इतना नहीं है, प्रशिया आगे जाके बनेगा, लेकिन इस समय जब शुरुआत हो रही है, ठीक है, नेपोलियन वाले टाइम में, तो ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पे अभी मेजर पावर है, मतलब ठीक ठाक पावर है इसके पास यूरोप में, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखना कि ये इसका काम जो है अभी आगे आएगा 70-80 साल बाद, कि कैथोलिक स्टेट जो है वो यहाँ पे नीचे वाले साइड पे सदर्न स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब कंटिन्यूस यहाँ पे नेपोलियन जो है यहाँ पे वॉर कर रहा है, तो पहली बात तो देखो लोगों को यहाँ पे आइडिया नहीं है कि बस इकट्ठे होके यहाँ पे वो क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये सब इन लोग को अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे नेपोलियन आपका कंटिन्यूस वॉर कर रहा है लोगों के, और प्लस यहाँ पे ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, तो यहाँ पे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लोग काफ़ी यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। एक मिडिल क्लास जो है यहाँ पे जाग रहा है, उसकी वजह से एक नेशनलिज्म की भावना जाग रही है, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ वी, मतलब हम जो है एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, तुम्हारा दुख मेरा दुख, और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में सिंपति है, और हम एक लार्जर कॉज के लिए यहाँ पे साथ में लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेशनलिज्म, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस की कुछ कॉमन फैक्टर जो है हमें एक दूसरे से जोड़ा है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, कुछ भी हो सकता है, कॉमन फैक्टर के साथ आप जुड़ रहे हो, ठीक है। एक आपके साथ इकट्ठा होने की एक पावर जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस समय तक यहाँ पे ये जब नेपोलियन यहाँ पे नहीं है, मतलब आप बात करोगे कि नेपोलियन यहाँ पे जब वॉर कंटिन्यूस कर रहा है, तो ये जो सारी स्टेट्स हैं ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में यहाँ पे बटे हुए हैं। जैसे इंडिया में भी क्या था, बहुत सारे 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। तो बाद में यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत सारे इनको यहाँ पे यूनाइट करा गया, है ना। तो हर जगह का यही सीन होता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है अभी, और वो यूनाइट कैसे होते हैं, नेशनलिज्म की भावना से होते हैं कि हमें मिलके यहाँ पे एक कोई पॉलिटिकल यूनिट बनाना है, ठीक है। जब यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिट बनती है तो वो कहलाता है स्टेट, ठीक है। तो देखो नेशन और नेशन स्टेट में अंतर क्या रहता है, नेशन तो क्या होता है कि एक यहाँ पे भावना होती है, फीलिंग होती है कि भाई हम जो यहाँ पे ए जगह है, बी जगह है, इन दोनों में यहाँ पे क्या है, आपस में सिमिलर लैंग्वेज है, तो यहाँ पे ये रिजेंबल करेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम भी सेम बात करते हो, हम भी सेम बात करते हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे कॉमन यूनिटी डेवलप होगी, ठीक है। अब जब ये जाके एक कंट्री, एक ये पॉलिटिकल सिस्टम बनाने लगेंगे, तब ये अपने आप को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज जब करने लगेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट, ठीक है। तो नेशन में और नेशन स्टेट में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखना, ठीक है। पॉलिटी का भी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि नेशन स्टेट क्या होता है, आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है। जैसे इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चलता है, तो यहाँ पे नेशन स्टेट की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट एवरी नेशन इज़ अ स्टेट, ठीक है। सारे स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे नेशन से इमर्ज हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नेशन जो है वो यहाँ पे स्टेट में हो, ठीक है। जैसे कि पैलेस्टीन की अभी हम बात करते हैं, तो पैलेस्टीन क्या है, अभी वो नेशन है, लेकिन उसे स्टेट का दर्जा जो है वो यहाँ पे अभी नहीं मिल पाया है, ठीक है।
मतलब उनके अंदर यहाँ पे इकट्ठे होने की भावना है, लेकिन अभी उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन जो है वो यहाँ पे यूएन से नहीं मिला है, ठीक है? तो वो होता है नेशन स्टेट। अब ये नेशन स्टेट जो हैं ये उस टाइम यहाँ पे यूरोप में बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर जो रहता है वो नेपोलियन रहता है। पहले किसी को आइडिया नहीं रहता है कि भाई यहाँ पे नेपोलियन जो ये कर रहा है, कि हमें ये आपस में मिलके रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपका नेपोलियन इनको एक टेस्ट देता है कि भाई इकट्ठे रहने से होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है ये, यहाँ पे जब ये क्या कर रहा है, बहुत सारे एरियाज़ में लड़ाई कर रहा है, ठीक है? तो जब ये लड़ाई करते-करते आस-पास के एरियाज़ को जीतते जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये सारे जो किंगडम्स थे, ये बहुत छोटे-छोटे 300 हिस्सों में यहाँ पे बँटे हुए थे, ठीक है? अब क्या ये यहाँ पे इतने सारे किंगडम्स को ये कंट्रोल कर पाएगा? तो ये नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। ये क्या करेगा, इनको यहाँ पे 39 स्टेट्स में यहाँ पे एक 300 से 39 स्टेट्स में मिला देगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, क्योंकि 300 से कहाँ से इनके लीडर्स से बात करता रहेगा, 39 स्टेट्स बना दिए, उनसे यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट करता रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो काम करता है थोड़ा बहुत यूनिफ़िकेशन का, और ये सारी जर्मन वाला एरिया है, ठीक है? अगर आप प्रेज़ेंट उसमें मैप भी देखोगे, तो यहाँ पे देखो ये पूरा जर्मन वाला एरिया है, ठीक है? सबसे पहला जो स्टेप ले रहा है, कौन ले रहा है? नेपोलियन ले रहा है, इनडायरेक्टली ले रहा है। क्या कर रहा है ये यहाँ पे बनाता है कन्फेडरेशन ऑफ राइन, ठीक है? ये जो 39 स्टेट्स का यहाँ पे इसने क्या किया, ग्रुप बना दिया। ये जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं ना, कि यहाँ पे देखो हैनोवर है, वेस्टफेलिया है, ठीक है? सैक्सनी है, बवेरिया है, ठीक है? वटरबर्ग है, और ये जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, ठीक है? इधर नीदरलैंड्स देखो, इन सबको मिला के इसने बोला कि ये कन्फेडरेशन है ऑफ राइन, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। कौन बना रहा है इसे? ये बना रहा है नेपोलियन, ठीक है? अब हमें पता है कि यहाँ पे बैटल लेप्जिग में जो था, यहाँ 13 में यहाँ पे जो नेपोलियन था वो यहाँ पे डिफीट हो गया था, फिर एल्बा भेज दिया था, ठीक है? फिर वाटरलू में फिर यहाँ पे डिफीट हो गया था, फिर इसको कहाँ भेजा था, सेंट हेलिना में भेज दिया था, है ना? अब ये जब पूरा यहाँ पे हार जाता है वाटरलू में, तो अब यहाँ पे इससे साइन कराई जाती है, क्या साइन कराई जाती है, एक ट्रीटी की हमने बात करी थी, किसी को याद है वो ट्रीटी कौन सी थी, जो इसको बैठ के यहाँ पे जब ये हार जाता है, एक मीटिंग होती है, वियना कांग्रेस, ठीक है? याद आई? यस मैम। वियना कांग्रेस ये साइन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इसे सब साइन कराते हैं, फिर इसको भेजते हैं ना, याद है वो सीन की, यहाँ पे इसको आराम से बिठा के साइन करा रहे हैं, और फिर यहाँ पे इसको सेंट हेलिना में भेज देते हैं, फिर यहाँ पे 100 दिन जिंदा रहता है, फिर इसको स्टमक में कैंसर वगैरह हो जाता है, मर जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस कॉन्फेडरेशन का क्या होगा जो ये बना के गया है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, ये यहाँ पे 1815 में ये होती है, ठीक है? ये देखो बीच में नेपोलियन है, इससे बैठ के यहाँ पे साइन करा रहे हैं, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन की बात हो रही है, ठीक है? अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को यहाँ पे जो है जर्मन कॉन्फेडरेशन बोलने लगेंगे, ठीक है? देखो मोटिव तो इनका ये था यहाँ पे कि ये जो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, ये जो नेपोलियन बना के गया है, ठीक है? इसको ये डिसइंटीग्रेट कर दें, ठीक है? इसको यहाँ पे डिसइंटीग्रेट कर दें, लेकिन फिर इन लोग को लगता है कि नहीं, इसे डिसइंटीग्रेट करना अब बहुत मुश्किल रहेगा, और कोई यूज़ का भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो डिसइंटीग्रेट ये लोग करना चाहते थे, जो पावर्स यहाँ पे हैं, जो ये जीते हैं, फ्रांस और ब्रिटिश वगैरह, ठीक है? तो डिसइंटीग्रेशन ये नहीं करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम बदल के ये कर देते हैं जर्मन फेडरेशन। तो अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन से हो गया जर्मन फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, ठीक है? और इसका एक और नाम है जर्मन में, इसको बुंड बोलते हैं, ठीक है? बुंड या बंड, जो भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 1815 में ये नेपोलियन जा चुका है, ठीक है? और यहाँ पे आ गया है जर्मन कॉन्फेडरेशन, ठीक है? इतना समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका रशिया भी एग्जिस्ट कर रहा है। रशिया में कौन है? ज़ार अलेक्जेंडर है। ज़ार अलेक्जेंडर क्या चाहता है, वो यहाँ पे इस साइड पे है, ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पे राइट वाले साइड पे है। अब वो ज़ार अलेक्जेंडर चाहता है कि मैं एक्सटेंड करूँ यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में,
ठीक है? अभी भी रशिया चाहता है ना ईस्टर्न यूरोप में एक्सटेंड करना, हमेशा जो है रशिया की मनचाही तमन्ना रही है कि वो ईस्टर्न यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस जो है बना के रखे। तो अभी वो प्रिवेंट कर रहा है, अगर यहाँ पे यूएस जो है वहाँ पे आके अगर इंटरफेरेंस करता है, तो ऑब्वियसली रशिया जो है यहाँ पे 200 साल पहले से ही यहाँ पे बहुत डिफेंसिव रहता है रिगार्डिंग द ईस्टर्न यूरोप। तो उसका यहाँ पे रशिया का ये एम है कि भाई ये जो पूरा ईस्टर्न यूरोप है उसको अपने अंडर करे। ठीक है, बाद में वो होगा कि भाई जो इनका सोवियत यूनियन है वो बनेगा, ठीक है, लेकिन उसका आइडिया अभी से यहाँ पे रशिया के दिमाग में है। ठीक है, अब रशिया के पास ये एम है। ऑस्ट्रिया यहाँ पे क्या करना चाहता है, ऑस्ट्रिया भी इसी कांग्रेस ऑफ वियना का मेंबर है। ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या करना चाहता है, वो यहाँ पे सेंट्रल यूरोप में अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहता है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया काफ़ी, मैंने अभी बताया था, वो भी पावरफुल है। ठीक है, तो ये रहा ऑस्ट्रिया का केस और ये रहा ज़ार अलेक्जेंडर का केस। ठीक है, और ब्रिटेन क्या चाहता था, ब्रिटेन चाहता था कि ओवरऑल जो यूरोप है वो यहाँ पे सेफ रहे, मैं अपना व्यापार करता रहूँ। नेपोलियन ने बहुत यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सिस्टम में मेरा यहाँ पे नुकसान किया था, ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन जो है वो चाहते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे पीस वीस बनी रहे और मैं यहाँ पे ट्रेड ट्रेड जो है वो आराम से ब्रिटिश अपना करता रहे। ठीक है, तो ये सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो ये तो देखो इसका बैकग्राउंड है कि यहाँ पे ये वियना कांग्रेस का यहाँ पे क्या इसका इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ओके, अब देखो क्या होता है कि ये जो ये इसको फिलहाल डिसॉल्व तो ये लोग नहीं कर पाए। ठीक है, इसको बंड बोला गया। और ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे एक डाइट भी था, मतलब इसका एक पार्लियामेंट था। जर्मन में क्या बोलते हैं, जो जर्मन पार्लियामेंट रहता है उसको डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डाइट, इसको यहाँ पे एक इनफॉर्मल सा डाइट यहाँ पे ये इसको बंड को बोला गया। ठीक है, पार्लियामेंट टाइप का ही था ये। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो कांग्रेस ऑफ वियना हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिए जा रही है, ये जो 39 स्टेट्स जो हैं। ठीक है, अब नेपोलियन के बाद, नेपोलियन तो मर गया, नेपोलियन के बाद कोई तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे इसको पूरे एरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया आता है, ये पावरफुल हो जाता है। मतलब पावरफुल क्या होता है, सब मिलके यहाँ पे तय करते हैं कि ऑस्ट्रिया को यहाँ पे एज अ जर्मन स्टेट बनाया जाए। ठीक है, इतने सारे स्टेट हैं लेकिन इनको यहाँ पे एक स्टेट को रिप्रेजेंट करा जाएगा। 39 स्टेट में ऑस्ट्रिया भी है, तो ऑस्ट्रिया जो होगा इन सारे 39 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मतलब एज अ लीडर जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है ये बंड का निकल के आ रहा है। ये कौन यहाँ पे तय कर रहा है, ये कांग्रेस ऑफ वियना जो है यहाँ पे तय कर रही है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमारी बात हो गई कांग्रेस ऑफ वियना की। बीच बीच में यहाँ पे फ्रांस में अभी जो है रेवोल्यूशन शांत नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फ्रांस के यहाँ पे पहले कहानी देख के ख़त्म कर लेते हैं। देखो फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में पहले तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लुई 18 आता है। ठीक है, तो 1814 से यहाँ पे 24 तक यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये लुई 18 है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या था कि अभी यहाँ पे नेपोलियन गया है। ठीक है, थोड़ी मॉडर्निटी ये कायम रखेगा ये लुई 18, लेकिन इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, ये बीमार हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। इसका छोटा भाई जो रहता है वो यहाँ पे जो है वो राजा बन जाता है। ठीक है, तो इसका छोटा भाई जो है वो किंग ऑफ फ्रांस बन जाता है और इसका नाम होता है चार्ल्स 10, ये चार्ल्स 10 होता है। ठीक है, तो अब ये जो होता है ये थोड़ा यहाँ पे ऑटोक्रेटिक होता है। ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में अचीव किया था, ये कहता है कि नहीं, यहाँ पे आप बहुत ही रिस्ट्रिक्शन ये लगाने लगता है कि भाई ये जो है राइट टू वोट आपको नहीं मिलेगा, प्रेस को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है। मतलब ये पुराने सिस्टम पे ओवरऑल जो है यहाँ पे चार्ल्स जो 10 है यहाँ पे वापस जाने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग हैं वो अब पुराने वाले सिस्टम में तो वापस जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी रेन में यहाँ पे 1830 में फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आइसोलेशन में हो रही हैं। अगर एक कंट्री में यहाँ पे रेवोल्यूशन होता है तो उसका यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे दूर तक उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि लोग ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे सेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ल्स है
इसको यहाँ पे, और बल्कि ये पता है क्या कहता था? ये कहता था कि भई इससे अच्छा ये ऐसे राजा बनने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे बन जाऊँ वुड कटर, ठीक है? इंग्लैंड के राजा, जैसे इंग्लैंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, नॉमिनेट होता है ना इंग्लैंड में। तो ये कहते हैं कि ऐसे नॉमिनल हेड बनने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे वुड कटर बन जाता हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो मुझे या तो तुम एकदम ऑटोक्रेटिक एकदम पावर दो, अथॉरिटी दो, वरना तो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है रूल करने के लिए। एनीवेज़ यहाँ पे रेवोल्यूशन हो ही जाता है 1830 में फ्रांस में, और इसको यहाँ पे जो पूरा अपना रेन है, यहाँ पे इसको छोड़ना पड़ता है। फिर ये छोड़ के भाग जाता है। ठीक है? ये यहाँ पे इसको अपनी थ्रोन को छोड़ देता है। अब यहाँ पे ये रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है, इसको भगा देते हैं कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ठीक है? तो कहाँ है ये अभी पूरा, उसके रॉबस्पियर के रूल से सब यहाँ पे सब सीख चुके हैं कि कैसे अपनी आज़ादी वगैरह पानी है। ठीक है? अब उसके बाद जो होता है यहाँ पे लुई फ़िलिप आता है। ठीक है? ये यहाँ पे 1830 में आ रहा है। 1848 तक रहता है, ठीक है? तो ये जो रहता है, ये अब थोड़ा समझ जाता है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, यू कांट बी ऑटोक्रेटिक। तो ये सबसे पहले ये बोलता है कि अब जो है मैं हूँ यहाँ पे, ये बंदा है लुई फ़िलिप, ठीक है? तो ये कहता है कि मैं जो हूँ, मैं सिटिज़न किंग हूँ, ठीक है? मैं सिटिज़न, तो अब देखो यहाँ पे आप देखो कि हर जगह यूरोप में जो है वो ओवरऑल जो है यहाँ पे राजाओं का शासन है, मोनार्की है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे फ्रांस में ये जो है क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं सिटीजन किंग हूँ। मतलब कि एक तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है रिलीजियस हेड वाला, ठीक है? और लोगों से ज़्यादा यहाँ पे पावर जो है डिराइव कराई जा रही है। पहले ये होता था ना कि यहाँ पे जो राजा है वो डिवाइन फिगर है, ठीक है? तो ये एक यूरोप में जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, और डिवाइन राइट्स, ये जो डिवाइन राइट्स वाला कॉन्सेप्ट रहता है, ये राजा जिससे पावर जो है लेता है, वो यहाँ पे जो है फेड होता जा रहा है, और लोगों के पास यहाँ पे जो है यूरोप में पावर आती जा रही है, ठीक है? इसीलिए मैं फ्रांस का ये जो एग्जाम्पल है ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि बीच में यहाँ पे फ्रांस बैठा हुआ है, और ये जो पूरा इसका रेन होता है, इसको हम जुलाई मोनार्की कहते हैं। ठीक है? तो अब ये जो होगा, ये फिर से एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा इसके टाइम पे, लोग जो होंगे वो फिर से यहाँ पे जो है रिवोल्ट कर ही देंगे, ठीक है? तो 1848 में फिर से यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है? और ये जो रिवॉल्यूशन है, ये पार्शियली फ्रांस में भी हो रहा है, ये जर्मनी में भी हो रहा है, जर्मनी के लोग भी वहाँ पे यहाँ पे जो है उसको कर रहे हैं, ठीक है? अ, ये कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे हम बोलते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पार्लियामेंट फॉर्म होगी जर्मनी में। जर्मनी में भी हो रहा है ये 1848 में रेवोल्यूशन, और फ्रांस में भी हो रहा है, ठीक है? इससे क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे ये जो हमने अभी जुलाई मोनार्की की बात करी थी ना, ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो ये जो है आपका पूरा जुलाई मोनार्की का यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फिर से यहाँ पे होने लगेंगे यूरोप में, ठीक है? अब देखो इसका यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसके बाद ये जो पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे आएगी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है? अब देखो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इस पूरे यूनिफिकेशन के प्रोसेस में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में यहाँ पे सारे ऑस्ट्रियन पावर रहेगा, ठीक है? मतलब ये सारे जो पावर्स थे, 39 वाले जो पावर्स थे, ये लोग बैठेंगे, आपस में मिलेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि भाई इतने सारे रेवोल्यूशंस क्यों हो रहे हैं, आखिर लोगों को क्यों चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो बैठ के ये लोग एक रेजोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हो जाएगा पावर स्ट्रगल। कौन है यहाँ पे? प्रशिया भी है, ठीक, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी है, ठीक है? 2 पावर्स हैं यहाँ पे, बाकी तो छोटे-छोटे स्टेट्स हैं ही, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 मेन पावर्स हैं, एक प्रशिया है और एक ऑस्ट्रिया है, ठीक है? तो ऐसा बोला जाएगा यहाँ पे कि अम, यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि जो प्रशिया है उसको रूल करना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो प्रशिया है, प्रशिया का जो राजा है, वो यहाँ पे डिक्लाइन कर देता है ऑफ़र, उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि क्या होता है, ये क्यों डिक्लाइन करता है। ठीक है? इसी 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 दौरान देखो 2 तरीके के यहाँ पे आइडियोलॉजीज़ एग्ज़िस्ट कर रही थी इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में।
पहले वाली जो पहले बोलते हैं लिटिल जर्मन्स, और दूसरे जो लोग थे वो थे ग्रेट जर्मन्स। तो लिटिल जर्मन वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया को बाहर कर दो, ठीक है? ऑस्ट्रिया को आप कर दो बाहर। और ग्रेट जर्मन्स कहते थे कि नहीं, ऑस्ट्रिया को अंडर अंदर करो। क्या होता है यहाँ पे ये जो है ये दे वन, ऑस्ट्रिया को ये बाहर कर देते हैं, मतलब बाहर करने का यहाँ पे प्लान करते हैं कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया जो हम लोग को यहाँ पे एक हमारा जो लीडर बन के बैठा है, ठीक है, उसको आप हटाओ और प्रशिया को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है? तो अब ये सब क्यों हो रहा है, ये बीच में अभी मुझे आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताना है कि यहाँ पे प्रशिया के फेवर में क्यों यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो बीच में ये बात होगी कि यहाँ पे प्रशिया को यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई आप जो है हमारा लीडरशिप ले लो इस पार्लियामेंट के थ्रू और ऑस्ट्रिया को हटा दो। लेकिन यहाँ पे जो प्रशिया का राजा होता है ना, ये काफ़ी स्मार्ट होता है, ये ऐसा पावर हंग्री वाला नहीं होता है, ये बहुत ही अपना क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुल ये अपनी बात रखता है। ये कहता है कि यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया जो है वही पावर है और उसी को यहाँ पे जो है यहाँ पे रूल करने का ऑस्ट्रिया को ही अधिकार है। तो प्रशिया का राजा जो है वो यहाँ पे मना कर देता है। ये जो पूरी पार्लियामेंट है ये यहाँ पे चाहती है प्रशिया को राजा बनाना, ठीक है? प्रशिया के राजा को यहाँ पे लीड करवाना है, लेकिन प्रशिया का राजा नहीं बनना चाहता है, ठीक है? तो वे कहते हैं कि नहीं, ऑस्ट्रिया को ही रखो, क्योंकि वो उसके पास डिवाइन राइट है, ठीक है? और ये इस तरीके से यहाँ पे बातें करते हैं कि नहीं ठीक है, हम यहाँ पे ये क्राउन ऑफ शेम हो जाएगा मेरे लिए, तो मेरी बहुत शर्म की बात हो जाएगी ये क्राउन लेना, मैं ऑस्ट्रिया को नहीं हटाना चाहता हूँ। मतलब जो प्रशिया है वो थोड़ा महान बनने की कोशिश करता है और ऑस्ट्रिया को यहाँ पे नहीं हटाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अभी प्रशिया जो है वो यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर वो यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया खुद तो नहीं कह रहा कि मुझे, यहाँ पे जो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो स्टेट्स हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया को हटा दो, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया यहाँ क्या होगा, इसको गुस्सा नहीं करना, जो प्रशिया है वो यहाँ पे ऑस्ट्रिया को गुस्सा नहीं करना चाहता है कि भाई ये मुझसे ऑफेंड ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है अभी भी पावरफुल है, मैं यहाँ पे किसी कॉन्फ्लिक्ट में जो है नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसके साथ पावर स्ट्रगल में नहीं पड़ना चाहता हूँ, ठीक है? तो प्रशिया जो है थोड़ा-सा यहाँ पे समझदारी दिखाता है और वो यहाँ पे पावर नहीं ग्रैब करते हैं, ठीक है? और ऑस्ट्रिया बल्कि यहाँ पे प्रशिया को वार्निंग भी देता है, ठीक है? कि ज़्यादा तुम हमारी एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। अभी तो यहाँ पे प्रशिया ने पावर भी ग्रैब नहीं की, तब भी यहाँ पे ऑस्ट्रिया प्रशिया को जो है वार्निंग देता है कि तुम यहाँ पे दूर रहो हमारे मामले से, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से एक चीज़ साफ हो जाती है प्रशिया के लिए, कि यहाँ पे अगर तुमको पूरा जर्मनी को यूनाइट करना है, तो उसके बीच में कौन आएगा? अगर अभी पूरा यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट माना हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रिया प्रशिया को धमकी दे रहा है कि हमारे बीच में मत आना, हमारे पावर ले मत लेना, ठीक है? तो प्रशिया जो है ये इतनी बात समझ गया है कि अगर मुझे यहाँ पे यूनाइट करना है पूरी जर्मनी को, ये सारे स्टेट्स को यूनाइट करके यहाँ पे पूरी जर्मनी बनानी है, तो सबसे बड़ा जो मेरा यहाँ पे हर्डल रहेगा वो है ऑस्ट्रिया, ठीक है? तो मुझे अभी ऑस्ट्रिया को सबसे पहले यहाँ पे डील करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे प्रशिया को आइडिया आता है कि ठीक है, इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे प्रशिया जो है अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है? अभी शांत है प्रशिया, अपनी पावर किस तरीके से ये बढ़ाएगा और बहुत ही वाइसली ये लोग काम करेंगे। बिस्मार्क के टाइम तक ये लोग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग अपनी पॉलिसीज़ को मेंटेन करेंगे, ठीक है? यही दौरान जो है यहाँ पे जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रहा है 1848 में, ठीक है? तो तब आपकी जो है यहाँ पे आपका द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसी टाइम आ रहा है कार्ल मार्क्स का, ठीक है? तो ये आइडियोलॉजीज़ भी काफ़ी ग्रो कर रही हैं और इस कम्युनिस्ट जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पे थे, ठीक है? जो यहाँ पे इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है? इतना समझ आया सबको? यस मैम। ओके। अब देखो, ये तो बात हो गई यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जर्मनी के लोगों का क्या कहना है, ठीक है? तो पहले तो हम यहाँ पे और भी रीजंस जानते हैं कि जर्मनी के लोग यहाँ पे क्या कहते हैं। देखो, जर्मनी जो है
वो यहाँ पे हमने इंडिया की जब बात की थी तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन कोई भी यूनाइटेड नहीं था, किसी के पास भी यूनिटी वाली फीलिंग नहीं थी। लेकिन ये जो जर्मन्स हैं, ये भले ही अलग अलग एरियाज़ में रह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ये कल्चरल सिमिलैरिटी जो है वो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इनके पास एक सिमिलर लिंकेज है, मतलब यहाँ पे नेशन का आइडिया जो है यहाँ पे बिल्डअप करा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। इनकी ज्योग्राफी इस तरीके से है कि यहाँ पे कल्चरल सिमिलैरिटी जो है वो जर्मन्स के बीच में, यहाँ पे भले ही अलग अलग स्टेट में यहाँ पे अलग अलग राजाओं से रूल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के लेवल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिटी की कमी है। यूनिटी की कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो है इन लोगों को किसी ने यहाँ पे ये इसकी फिट्ज़े की बातें नहीं सुनाई हैं, यहाँ पे नित्ज़े की बातें नहीं सुनाई हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये जो है मॉडर्न थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स की अभी इन्होंने बातें नहीं सुनी हैं। ठीक है, तो अभी पॉलिटिकल थिंकर्स आएंगे तो वो यहाँ पे इनको यहाँ पे यूनाइट करेंगे। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे एक एक तो देखो ज्योग्राफी रीज़न हो गया, ज्योग्राफी और इनकी कल्चरल सिमिलैरिटी इन जर्मन लोगों की। दूसरा रीज़न यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन किस टाइप का? यहाँ पे ये जो जर्मन स्टेट्स, ठीक है, ये यहाँ पे जर्मन जो लोग हैं ये यहाँ पे बहुत परेशान हैं इस वजह से कि देखो यहाँ पे जब भी रोमन एम्पायर जब था यहाँ पे, ठीक है, तो रोमन एम्पायर के समय से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन जर्मन लीडरशिप हमेशा एग्जिस्ट करी है। तो ये लोग हमेशा यहाँ पे परेशान रहते हैं कि हम लोग जो हैं यहाँ पे जर्मन्स हैं और हमें हमेशा रूल करता है कौन? नॉन जर्मन रूल करता है। तो बहुत पहले यहाँ पे क्या था, रोमन्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। उसके बाद अभी आपने देखा जब लीडरशिप यहाँ पे वियना ऑफ कांग्रेस के थ्रू यहाँ पे जो लीडरशिप गई वो भी यहाँ पे ऑस्ट्रिया की यहाँ पे रही। ठीक है, अब ये लोग जो यहाँ पे क्या करते थे कि ये जो आपका ये रोमन एम्पायर जो रहता था, ठीक है, रोमन एम्पायर किसके इन्फ्लुएंस में रहता था? यहाँ पे पोप के इन्फ्लुएंस में रहता था। ठीक है, तो ओवरऑल जो और ये पोप जो रहता था ये किसके इन्फ्लुएंस में रहता था? हमने देखो अगर आपको याद हो तो नेपोलियन ने यहाँ पे पोप को जो है नॉमिनल हेड बनाया था, है ना? तो मतलब यहाँ पे फ्रांस के इन्फ्लुएंस में रहेगा पोप इनडायरेक्टली, है ना? फ्रांस, ब्रिटेन। तो फ्रांस के इन्फ्लुएंस है यहाँ पे मेनली जो है यहाँ पे पोप रहता था, और पोप जो है वो पूरा इस जर्मन एरिया में, इस पूरे एरिया में इन्फ्लुएंस अपना रखता था। ठीक है, इनडायरेक्टली ये लोग पोप की बात सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी नहीं कि कौन इनको रूल कर रहा है, और प्लस यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक फीलिंग आती है, जब ऐसी फीलिंग एग्जिस्ट करती है तो ये लोग चाहते हैं कि अपना हम जैसे अभी बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है ना? तो बलूचिस्तान अलग कंट्री क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, ठीक है, वो नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज कोई और लेके जाए, पाकिस्तान हमें रूल करे। तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो है, उनके पास नेशन का आइडिया है कि हम यहाँ पे नेशन है, कि वो नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं कि हम जो हैं अपना पॉलिटी खुद चलाएं, हमें अपने रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करने हैं हम डिसाइड करें। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे एक कॉज था नॉन जर्मन लीडरशिप का जो यहाँ पे रूल कर रही थी। ठीक है, ओके, अब जब नेपोलियन यहाँ पे आता है तब भी ये लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, कि इनको एक टेस्ट मिल जाता है पॉलिटिकल यूनिटी का, कि जब यहाँ पे 300 स्टेट एग्जिस्ट कर रहे थे और इनको यहाँ पे इसने 39 स्टेट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो इनको यहाँ पे समझ आ गया कि यहाँ पे अगर हम यूनाइट रहते हैं तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, समझ आया ये वाला बैकग्राउंड? यस मैम। ओके, ठीक है, अब इसमें देखो कि आपके दो फिलोसोफर्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। देखो आपके दो फिलोसोफर्स, मैं अभी दो बता रही हूँ, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। तो देखो ये लोगों को यहाँ पे जो इंस्पायर करेंगे, एक तो फिश्ते होगा। ठीक है, ये यहाँ पे फिश्ते क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि हम क्या है, हम यहाँ पे सेम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, और हमारे बीच में एक इनविजिबल बॉन्ड जो है वो बाय नेचर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
तो एक तरीके का यहाँ पे नेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे ये फिक्चे जो है, यहाँ पे इसको एक बढ़ावा दे रहा है, ठीक है? एक आइडियोलॉजी से, थ्योरी से ये बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, आपने इसको इनके इनके बारे में तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा, फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में। इन्होंने क्या स्लोगन दिया था? लिव डेंजरसली। ये स्लोगन सुना है किसी ने? नो मैम। अच्छा, तो देखो, अब ये जर्मन जर्मन फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये मैम स्लोगन एक दिया बार था। और बताइए क्या कहा आपने? मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे थिंकर्स भी हैं जो जो यहाँ पे लोगों को इंस्पायर करेंगे नेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। यहाँ पे जर्मन्स यूनिफिकेशन कब होगा? जब वहाँ पे नीचे लोग चाहते हैं कि हम यूनाइट हो। तो यूनाइट करने के लिए यहाँ पे ज्योग्राफी हो गई, कल्चरल सिमिलैरिटी हो गई, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है। तो ये फिश्ते आएगा, ठीक है, ये बताएगा कि हमारे बीच में एक इनविजिबल बॉन्ड जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे नीचे है। नीचे है, तो नीचे क्या है? ये ही वाज़ ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल फिलोसोफर, ठीक है? आप इनके कोट्स पढ़ना तो आपको समझ आएगा कि कितनी क्रिटिकल फिलॉसफी इनकी जो थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, काफ़ी क्रिटिकली, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए बोलते थे, एकदम रियलिस्ट बातें करते थे ये, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे एक स्लोगन दिया था, लिव डेंजरसली, ठीक है? तो ऑब्वियसली बाद में हिटलर को भी ये जो है इंस्पायर करेगा कि रिस्क लो और डेंजरसली यहाँ पे अपनी लाइफ को मतलब जियो, ठीक है? तो इस टाइप के आप ये इन फिलोसोफर से आप देख रहे हो कितना अग्रेशन, एक तरीके का यहाँ पे अग्रेसिवनेस यहाँ पे जाग रही है, ठीक है? तो जर्मनी में थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर जो है, आप देख सकते हो कि इन फिलोसोफर्स की वजह से भी यहाँ पे है, ठीक है? ओके। ओके, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे पहला यहाँ पे फेज़ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है जर्मन डाइट जो है वो बैठती है, ठीक है? तो जर्मन डाइट जब यहाँ पे बैठती है, मतलब यहाँ पे जब पार्लियामेंट मिलती है, तो ये जो थे इन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि ठीक है, ये जो पूरे 38 स्टेट्स, 39 स्टेट्स जो थे ना, ये 39 स्टेट्स जो हैं आपस में पहली बार मिलते हैं, जर्मन डाइट उसको बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये लोग जो हैं एक जैसे हम अभी स्पेशल मेजॉरिटी और उससे पास करते हैं ना अपने रेजोल्यूशंस, वैसे इसके अंदर भी यहाँ पे जो है जर्मन डाइट में पास हो रहा था, ठीक है? कि आपको 2/3 मेजॉरिटी जो है यहाँ पे चाहिए होगी कुछ भी रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, ठीक है? और मतलब वही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो रही हैं, ठीक है? अब उसी के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसी इसी जर्मन डाइट में क्या होता है कि एक प्रपोज़ल रखा जाता है। प्रशिया देखो बहुत स्मार्ट है। प्रशिया जो है उसके मन में यहाँ पे एक आइडिया है कि मुझे जो है पूरे पूरे जर्मनी यहाँ पे मिलाना है। ये जितने यहाँ पे स्टेट्स हैं, 39 स्टेट्स हैं, इनको मुझे यहाँ पे मिलाना है। अम, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या अटैक कर सकता है, यहाँ पे पॉलिटिकली ये अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ पे मिलिट्री अटैक कर सकता है प्रशिया? नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव आइडिया लेके आता है कि हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे। और जब यहाँ पे ये स्टेट्स क्या होंगे, आपस में व्यापार करने लगेंगे, ठीक है? आपस में ये जो स्टेट्स हैं ये व्यापार करने लगेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, इनकी डिपेंडेंस बढ़ेगी, इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ेगी, और फिर ये जो स्टेट्स रहेंगे ये अपने आप ही चाहेंगे कि हम आपस में मिल के रहें, क्योंकि इनकी इंटरडिपेंडेंस हो गई है। तो प्रशिया एक आइडिया लेके आता है ज़ोल्वरीन का, ठीक है? ज़ोल्वरीन कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कस्टम्स यूनियन का आइडिया होता है, ठीक है? कस्टम्स यूनियन का आइडिया होता है कि हम यहाँ पे फ्री ट्रेड करेंगे, रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा जब यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट यहाँ पे जाएगा। और प्लस यहाँ पे ये जो 39 स्टेट्स थे ये भी आपस में परेशान थे, क्योंकि जब यहाँ पे ये आप स्टेट देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये भी आपस में जब बाउंड्री क्रॉस करते थे या फिर इनका कोई रॉ मटेरियल जो था वो यहाँ पे जाता था, तो दूसरा स्टेट क्या रहता था, यहाँ पे टैक्स लगाने बैठ जाता था। तो यहाँ पे इतने स्टेट्स थे कि यहाँ पे जो सामान था वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उसकी बहुत महंगी हो जाती थी। तो इन्होंने यहाँ पे प्रशिया ने स्पेशली यहाँ पे आइडिया निकाला कि हम क्यों ना यहाँ पे इस एरिया को पूरा इंटीग्रेट कर दें, ठीक है? विच इज़ नाउ, अब हमारा जो है हम देखते हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई जो पूरा एरिया है वो यहाँ पे इकोनॉमिकली यहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड है।
रॉ मटेरियल्स आप कहीं से ले जाओ, कहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग बेस लगा सकते हो, लोगों का फ्री मूवमेंट है। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे कस्टम्स यूनियन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप उस टाइम सेटअप हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ज़ोल्वरीन बोल रहे हैं। अब देखो ऑस्ट्रिया को मैंने अभी आपको बताया था कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब यहाँ बैठी थी, तभी ऑस्ट्रिया जो था वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में था कि प्रशिया तुम जो हो मतलब ज़्यादा हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो, ज़्यादा एम्बिशियस मत हो, ठीक है? तो अब ये जो है ये यहाँ पे जो प्रशिया आइडिया लेके आ रहा है ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, इसको यहाँ पे ये जॉइन नहीं करेगा, ठीक है? अपनी ही एकदम अकड़ में रहता है ऑस्ट्रिया, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जॉइन नहीं करेंगे इस ज़ोल्वरीन को, ठीक है? अब देखो ज़ोल्वरीन को यहाँ पे ये जॉइन नहीं करेगा, अगर ऑस्ट्रिया जॉइन नहीं करेगा मतलब इस कस्टम्स यूनियन को यहाँ पे जॉइन नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसके रूल्स अलग रहेंगे, और ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में बड़े ट्रेड करेंगे, क्योंकि इनका आपस में क्या है, यहाँ पे टैरिफ नहीं लग रहे हैं, आराम से यहाँ पे रॉ मटेरियल का मूवमेंट होगा। इसमें अगर उसने जॉइन नहीं किया तो उसका नुकसान है या उसका नुकसान है या फ़ायदा है? यहाँ पे ऑस्ट्रिया जॉइन नहीं किया, जो ठीक है, क्यों जॉइन नहीं किया? क्योंकि उसको प्रशिया से चिढ़ होती है कि मैं यहाँ पे प्रशिया का ये जो है नहीं मानता, ठीक है? और मैं जो हूँ अपना, मैं आई एम द किंग, तो मैं अपना अलग लेके चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। जितना आप यहाँ पे फ्री ट्रेड करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा ना, अच्छा खासा मौका था ज़ोल्वरीन को जॉइन करता। अब इस ये यहाँ पे इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है? देखो प्रशिया अब यहाँ जुड़ गया है पूरे इकोनॉमिक यूनियन से। अब यहाँ पे कुछ सालों तक क्या होगा, ये ज़ोल्वरीन जो है, ये हेल्प करेगा प्रशिया को ग्रो करने में। और जब पैसा आता है ना, तो आप अपनी मिलिट्री भी बढ़ाते हो, ठीक है? तो जब यहाँ पे प्रशिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने लगेगा, पहली बात तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेट्स रहेंगे, ये यहाँ पे प्रशिया को मानने लगेंगे। वो कहेंगे कि अरे वाह! आपने बहुत ही अच्छा आइडिया, जब ये लोग आपस में इन सब का फ़ायदा होने लगेगा ना, तो यहाँ पे जो सारे स्टेट्स हैं, ये भी यहाँ पे प्रशिया को एज़ अ लीडर देखने लगेंगे कि आपने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया और ये बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है, ठीक है? इनको पहली बार ये ऐसा कुछ कस्टम्स यूनियन जैसी चीज़ जो है, इन्होंने फ़ील की है। तो यहाँ पे ये प्रशिया को जो है थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी मिलने लगेगी, प्लस यहाँ पे प्रशिया जो है इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे प्रशिया जो है इकोनॉमी ग्रो करेगा, ऑस्ट्रिया जो है ऑब्वियसली उसने जॉइन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये इसकी पावर कम होगी इकोनॉमिकली, ठीक है? अब प्रशिया जो है अपनी मिलिट्री जो है वो एस्टैब्लिश करेगा। ये जो है ये ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिक, ठीक है? इसने मना कर दिया था कि हम जॉइन नहीं करेंगे, ठीक है? तो मतलब ऐसे ही मैंने इसकी फ़ोटो लगा दी है ताकि आप देख पाओ कि कौन है मेटरनिक। तो मेटरनिक ने यहाँ पे मना कर दिया था कि हम यहाँ पे नहीं करते हैं। हालाँकि ये पूरा ही वाज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक सिस्टम इन यूरोप। यहाँ पे जब वियना ऑफ कांग्रेस यहाँ पे चली थी, उसमें इसका बड़ा बहुत रोल था, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल ये जो ज़ोल्वरीन है उसको यहाँ पे ये जॉइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ से आपका जो होगा प्रशिया ग्रो करने लगेगा। इसके अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे सेटअप होने लगेंगी, प्लस ये मिलिट्री वाइज़ जो प्रशिया है वो यहाँ पे ग्रो करने लगेगा, ठीक है? ओके। ज़ोल्वरीन में हो क्या रहा था बेसिकली, यहाँ पे देखो कस्टम्स थे, यहाँ पे आपके बहुत सारे रॉ मटेरियल जो थे ये इम्पोर्ट कर सकते थे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में। 10% ड्यूटी ये लोग लगा रहे थे, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड पे, और यहाँ पे 20% की ड्यूटी ये लोग कॉलोनियल गुड्स पे लगा रहे थे। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो थी यहाँ पे आपस में अगर ये लोग ट्रेड कर रहे थे, तो कस्टम ड्यूटी पूरी इन्होंने अबॉलिश कर दी थी। तो आप सोचो कि कितना अच्छा सिस्टम इन लोगों ने यहाँ पे इवॉल्व किया, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो स्टेट बाउंड्रीज़ जो इन्होंने बना रखी हैं, इतने छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट होने का यहाँ पे आइडिया लेके आएँगे, ठीक है? तो देखो अब ये उस टाइम का मैप देखते हैं, तो ये जो आपको डार्क एरिया जो दिख रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे क्या है, प्रशिया का कस्टम्स यूनियन है। ये जो डार्क एरिया जो है ना, ये, ठीक है? तो इसमें देखो लोग जो हैं वो पे जुड़ते जा रहे हैं बाद में, ठीक है? और अ, बस यही है यहाँ पे पूरा जो एरिया है, ये पूरा आपका जो सॉल्वरिन वाला एरिया है, ठीक है? ओके। ऑस्ट्रिया देखो यहाँ पे बिल्कुल इसने जॉइन नहीं किया है, और ये पूरा जो ब्लॉक है आपस में बहुत ट्रेड कर रहा है। ऑस्ट्रिया यहाँ पे जॉइन नहीं किया है, ठीक है? और यहाँ पे देखो लोग जुड़ते जा रहे हैं समय के साथ।
काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं वो धीरे-धीरे करके इन पे जुड़ते जाएँगे, जैसे हैनोवर भी बाद में यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है? तो 54 तक ये सारे स्टेट्स काफ़ी आपस में इंटीग्रेट होते जाएँगे, ठीक है? ये एरिया याद रखना, हॉल्स्टीन और ये वाला, ठीक है? इतना समझ आया? यस मैम। ओके, देखो यस मैम। 1848 में इनका मैप देखो यहाँ पे। 1848 में आप देखो कि ये वाला स्केल्सविक और हॉल्स्टीन रीजन किसके अंडर है? यहाँ पे डेनमार्क के अंडर है, ठीक है? इसके ऊपर आगे लड़ाई होगी, इसीलिए बता रही हूँ। ये ऑस्ट्रिया एम्पायर देखो, ये बहुत बड़ा ऑस्ट्रियन एम्पायर है। देख सकते हो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये आपका है प्रशिया। रशिया जो है यहाँ पे किससे लगा है? ऊपर डेनमार्क से लगा है, नीचे फ्रांस से लगा है, और इसके राइट साइड में कौन है? रशिया है, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट इसकी किससे होगी? यहाँ पे फ्रांस से होगी, ऑस्ट्रिया से होगी, रशिया से होगी और इससे होगी, ठीक है? तो ये चार जो हैं इनको अब यहाँ पे हैंडल कैसे करेगा? यहाँ पे ये जो बिस्मार्क होगा, ठीक है? तो यही पूरा इसका ये पूरा यहाँ पे यूनिफिकेशन का प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से वो हैंडल करता है इन चारों हर्डल्स को जो इसके रास्ते में आएंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स वो जो है अपनाता है, ठीक है? ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जब हो रहा है, मिलिट्री रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक चांसलर जो है वो भी यहाँ पे अराइज करता है, ठीक है? ही इज ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसको बोला जाता है आयरन चांसलर, ठीक है? इसकी ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की वजह से यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबको याद है कि यहाँ पे जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब हो रहा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में यहाँ पे बिस्मार्क भी जो था वो उस टाइम पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब ये आर्मी में था उस टाइम, ये एग्जिस्ट कर रहा था। इसको यहाँ पे जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि समझ आ गया कि ऑस्ट्रिया जो है बीच में बाधा है, तो ये यहाँ पे इसको बिस्मार्क को समझ आ गया, और बिस्मार्क बहुत ही चालाक है, ठीक है? तो अब ये जो है ऑस्ट्रिया को डील करेगा, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट करेगा। किस तरीके से एलिमिनेट करेगा? पहली बात तो देखो, ये यहाँ पे अपनाता है इसका जो जन्म हुआ है वो यहाँ पे, ये जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे 82 में बनता है, ठीक है? और ये इसकी यंग एज की फ़ोटो है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लेके आता है, उसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन, ठीक है? ब्लड एंड आयरन से नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ब्लड और आयरन मतलब क्या होगा, ठीक है? तो देखो ब्लड एंड आयरन यहाँ पे ये समझता है कि हमारे और पास जो हैं बहुत ही अग्रेसिव स्टेट्स हैं जो हमें यहाँ पे बढ़ाने नहीं देंगे, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ खुद डिसाइड डिसाइड करनी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन करना होगा। क्यों करना होगा? आपके पास है ब्रिटेन, आपके पास है फ्रांस, ठीक है? ये ऑलरेडी बहुत ही बड़े एम्पायर्स हैं, ठीक है? अब इनको यहाँ पे ज़ॉल्वरी बात पता चल गया है कि भई अगर आपको आपस में ट्रेड करना है तो आपको एरिया जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और एक आपको यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक है? जर्मनी एज़ अ बिगर कंट्री बनानी पड़ेगी, और जर्मनी को आप जब यहाँ पे एक्सपैंड करोगे, तभी आप जब यहाँ पे पूरी जर्मन एम्पायर बनाओगे, तभी आप इस ब्रिटेन और फ्रांस से लड़ पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा एम्बिशियस है, और ये यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस से लड़ने के लिए यहाँ पे जर्मन को यहाँ पे और बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश करेगा। और बड़ा एम्पायर कैसे बनेगा? यहाँ पे आस-पास के स्टेट्स जो हैं उनको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाएगा। ये कहेगा कि भई यहाँ पे कोई स्पीचेज़ नहीं होंगी, यहाँ पे कोई डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सारे स्टेट्स को मना रहे हैं कि आओ हमारे अंदर यूनिफ़ाई हो, ऐसा नहीं होगा। ये सीधे बोलेगा अब बहुत हो गया, ज़ोल्वरीन हमने ऑप्ट किया है, और हम जो हैं वो इकोनॉमिक पावर काफ़ी हमारे पास हो गई है, हमारी मिलिट्री भी काफ़ी डेवलप हो गई है, और ह अब हम सीधे जो है मिलिट्री एक्शन लेंगे, ठीक है? सीधे-सीधे ये क्या करेगा, यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेके लोगों को मिलाना शुरू करेगा। किस तरीके से मिलाना शुरू करेगा? 3 यहाँ पे मेजर वॉर्स होंगी। सबसे पहले तो देखो ये यहाँ पे बहुत ही रियलिज़्म में बिलीव करता है। ये यहाँ पे फालतू के आइडियलिज़्म में बिलीव नहीं करता है, ठीक है? कि बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता ये। ये बहुत ही रियल पॉलिटिक करता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट एक आता है जो बिस्मार्क ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है?
रियल पॉलिटिक मतलब कि सच्चाई क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। अगर जैसे चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, वो अर्थशास्त्र लेके आए थे, ठीक है? उसके अंदर यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसीज़ थी कि ठीक है, आप नेबरिंग स्टेट को कैसे हराओ, वो कुछ रियलिज़्म पे बेस्ड थी, है ना? कुछ आइडियल बातें तो थी नहीं, रियल रियल चीज़ों पे बेस्ड थी, ठीक है? तो उसी तरीके की बातें जो हैं यहाँ पे ये बिस्मार्क ऐसा सोचता है कि अगर तुमको यूनिफाई करना है देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट ऑन ग्राउंड। आपको ज़मीनी हकीकत समझनी पड़ेगी और आइडियलिज्म जो है इतना काम नहीं आता है, ठीक है? तो लीव्स नो रूम फॉर द आइडियलिज्म और ये जो है ब्लड आयरन की पॉलिसी को अपनाता है कि सीधे बी टफ एंड शो योर स्ट्रेंथ। और लोगों में ऐसा डर यहाँ पे मतलब रखो कि ओपोनेंट जो है आपको थोड़ा सा सीरियसली लेने लगे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा एक आइडियोलॉजी लेके आ रहा है रियल पॉलिटिक की और इसको और ब्लड एंड आयरन की, ठीक है? ओके। अब देखो ये स्पीचेस किस तरीके के दे रहा है यहाँ पे जब ये प्राइम मिनिस्टर बताया, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आप क्या करो कि जो पोल्स हैं, जैसे इसने बहुत सारे कोट्स इसने दिए थे कि जैसे हिट द पोल सो हार्ड दैट दे डिस्पेयर ऑफ देयर लाइफ, ठीक है? इतना इतना ज़्यादा आप मतलब पिटाई करो कि वो पूरी ज़िंदगी पछतावा करें। I have full sympathy with their condition, but if we want to survive, we can only exterminate them. The wolf too cannot help having been created by God as he is, but people shoot him for it they can. ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सीधे सीधे शूट कर दो या फिर मतलब यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे एक वायलेंस की जो है मेथड जो है उसको ऑप्ट करो, मिलिट्री कॉन्करिंग करो, ठीक है? तो कॉन्करिंग मिलिट्री ऑन द बॉर्डर विल नॉट बी स्टॉप बाय एलोक्यूशन। पॉलिटिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, ठीक है? तो पॉलिटिक्स जो है कोई साइंस नहीं है, कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है देखी जाती है। तो ऐसी यहाँ पे रियलिस्ट बातें कर रहा है कौन? बिस्मार्क जो है वो यहाँ पे बातें कर रहा है, ठीक है? तो इसने ये सबसे ये इसने यहाँ पे बात बोली थी सबसे प्रोमिनेंट कि नॉट बाय स्पीचेस एंड वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी आर द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द टाइम डिसाइडेड, दैट वाज द एरर ऑफ 1848। 1848 में क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रशिया का जो राजा है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है थ्रोन को। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं चलता और यहाँ पे फटाफट आप क्या करो, यहाँ पे ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी ऑप्ट करो और आगे बढ़ो, अपना काम निकालो, ठीक है? तो ये इसकी पॉलिसी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये है आपका प्रशिया, ठीक है? प्रशिया जो है इसके अब यहाँ पे 3 दुश्मन हैं। कौन 3 दुश्मन है? ऊपर आपका है डेनमार्क। डेनमार्क के बाद वो स्केल्सविक और होल्स्टाइन वाली जगह है, ठीक है? और यहाँ पे नीचे कौन है आपका? फ्रांस। फ्रांस के पास जगह है अल्सास लॉरेन, ठीक है? ये अल्सास लॉरेन जो है ये कोल और आयरन आयरन वाले रिजर्व्स में काफ़ी ज़्यादा रिच एरिया है, ठीक है? तो ये भी कब्जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है यहाँ पे? तीसरा कौन है यहाँ पे? रशिया, ठीक है? रशिया फिर भी इनका वो नहीं है, एनिमी नहीं है। यहाँ पे आप मानो ऑस्ट्रिया, ठीक है? एक साइड में यहाँ पे जो है एक मेजर एक्सपैंडिंग पावर है रशिया, ठीक है? तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा है वो है डेनमार्क, ठीक है? उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया है, जो इसका सेकंड थ्रेट रहेगा। और फिर आपका लास्ट में जो है वो है फ्रांस, क्योंकि अब ये यहाँ पे जब बड़े एम्पायर बन जाएंगे तो ये सीधे लेंगे फ्रांस से चुनौती। तो धीरे धीरे करके क्या करेगा यहाँ पे बिस्मार्क, बहुत ही स्मार्टली काम करेगा, ठीक है? सबसे पहले ये कमज़ोर को पकड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, कमज़ोर की बलि चढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले डेनमार्क को ये पकड़ेगा, ठीक है? डेनमार्क के पास यहाँ पे जब ये जाएगा, ठीक है? तो डेनमार्क के बदले में ये क्या करेगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे जो है ये जो एरिया अभी आपको मैंने बताया स्केल्सविक होल्स्टीन वाला एरिया, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये अलायंस बनाएगा सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया। देखो अभी इसको क्या है कि इसको पहले यहाँ पे क्या करना है, ऑस्ट्रिया को
इसे ऑस्ट्रिया को ही ख़त्म करना है, ठीक है? ऑस्ट्रिया को मिलाना है ना, जर्मन यूनिफ़िकेशन के लिए ऑस्ट्रिया को खुद में मिलाना पड़ेगा। लेकिन अभी इसने ऑस्ट्रिया को पता नहीं चलने दिया है कि मेरे यहाँ पे क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है? और ये उल्टा क्या करेगा, ये ऑस्ट्रिया के साथ बना लेगा अलायंस। यस मैम, और बाद में उसे धोखा दे देता है। बाद में धोखा देगा, अभी अभी शुरुआत है, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस बनाएगा, सबसे पहला वीक वाले को पकड़ेगा, कमज़ोर वाला कौन? डेनमार्क। डेनमार्क के पास वो दोनों एरियाज़ हैं, ठीक है? अब ये बोलेगा, यहाँ पे इसको लालच देगा ऑस्ट्रिया को, ठीक है? बोलेगा कि चल हम जाके यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है? कहाँ पे अटैक करते हैं? यहाँ पे इस स्केल्सविक और होलोस्टीन वाले एरिया में अटैक करते हैं। नीचे वाला तू रख लेना, ऊपर वाला रख लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों आपस में अलायंस बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया कहता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, मुझे तो टेरिटरी मिल जाएगी, मैं थोड़ा एक्सपेंशन कर लूँगा, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया को सही लगता है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ऑब्वियसली थोड़ा-सा बेवकूफ़ है, उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म उसके इम्प्लीकेशन समझ नहीं आते हैं कि ये यहाँ पे बिस्मार्क कितना स्मार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे वॉर लड़ते हैं। दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, डेनमार्क पे कर देते हैं अटैक, ठीक है? डेनमार्क पे अटैक कर लेते हैं, फिर ये डेनमार्क क्या करेगा, तो हार ही जाएगा, है ना? ये सबसे ज़्यादा वीक भी है, तो ये हार जाएगा, ठीक है? और फिर ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक लंदन एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है? लंदन एग्रीमेंट साइन होगा 1852 सॉरी इसमें अच्छा सॉरी एक लंदन एग्रीमेंट इससे पहले साइन हुआ था। पहले ऐसे साइन हुआ था यहाँ पे ये जो डेनमार्क के पास एरिया है, ठीक है? डेनमार्क के पास जो एरिया है, इन्होंने पहले एक लंदन एग्रीमेंट साइन किया था 1852 में। उसकी वजह से यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में ही था ऑलरेडी। कॉन्फ्लिक्ट में किसके साथ था? यहाँ पे ये यहाँ पे एक और ड्यूक था, ठीक है? उस ड्यूक ऑफ ऑगस्टिनबर्ग करके कोई यहाँ पे ड्यूक था, उसके साथ ही ऑलरेडी ये वाला जो एरिया है डेनमार्क डिस्प्यूटेड है, ठीक है? तो अब ये लोग क्या करेंगे, इधर इन लोगों ने ये अलायंस बना दिया और ये इसके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है? तो जो है ये डेनमार्क जो है इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है? और ये लोग आपस में ये जो एरिया है यहाँ पे बाँट लेंगे, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया खुश और वो भी खुश। समझ आया पहला वाला? यस मैम। ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब किसकी बारी आएगी? अब यहाँ पे इन्होंने ये वाला फर्स्ट वॉर जो है वो यहाँ पे लड़ लिया है, ठीक है? एक जो एरिया है ऊपर वाला एरिया, ये यहाँ पे इन्होंने ले लिया है, ठीक है? ऊपर वाला एरिया इन्होंने ले लिया है, नीचे वाला जो है अभी स्टिल किसके पास है? ऑस्ट्रिया के पास है। तो अब इनको ये भी लेना है ना? तो अब ये किस तरीके से लेंगे? तो ये देखो अब यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया को करने लगेंगे आइसोलेट। आइसोलेट किस तरीके से यहाँ पे करेंगे? ज़रूरी है यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया देखो ऑस्ट्रिया की बहुत अच्छी दोस्ती होती थी फ्रांस के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रिया के राजा को कुछ भी यहाँ पे परेशानी होती थी, इनफैक्ट यहाँ पे जब रेवोल्यूशन हुआ था ना 1830 वाला और 1848 वाले रेवोल्यूशन जब हो रहे हैं, तब भी क्या हुआ यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया के राजा जो था 1830 में, वो भी यहाँ पे क्या होता है, छोड़ के भाग जाता है, यहाँ पे फ्रांस में भाग जाता है, ठीक है? फ्रांस या इंग्लैंड में कहीं भाग जाता है। तो मतलब ऑस्ट्रिया की ओवरऑल यहाँ पे दोस्ती है, ठीक-ठाक दोस्ती है फ्रांस के साथ और ब्रिटेन के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसके बिस्मार्क के सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये ऑस्ट्रिया पे डायरेक्ट अटैक करता है, तो क्या होगा, यहाँ नीचे से जो फ्रांस है वो इसकी मदद में आ सकता है, और अगर फ्रांस जो है इसकी मदद में आ गया तो प्रशिया जो है वो यहाँ पे हार जाएगा। ऊपर से एक चीज़ और हो सकती है कि ऑस्ट्रिया यहाँ जो था राइट साइड में किससे लगा था? रशिया से लगा था। तो रशिया भी जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, इसको सपोर्ट कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, इसको पहले झेलेगा, इसको पहले यहाँ पे मना लेगा अपनी डिप्लोमेसी से, ठीक है? क्या करेगा यहाँ पे? रशिया का मैंने आपको शुरू में बताया कि रशिया का सपना है ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल करने का, अभी भी सपना है, उस टाइम भी सपना था, ठीक है? तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बिस्मार्क जाके रशिया के साथ एक डील कर लेता है, बोलता है कि तुम क्या करो, तुम ईस्टर्न वाला जो यूरोप है उसके अंदर हम इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, तुमको पोलैंड कब्जाना है, पोलैंड कब्जा लो,
ठीक है? हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑस्ट्रिया पे अटैक करने जाऊँगा, तो तुम यहाँ पे चुप रहना। रशिया को बोल दे कि तुम यहाँ पे चुप रहना, ठीक है? तो अब एक तरीके का यहाँ पे इसने डिप्लोमेसी जो है यहाँ पे इसके साथ दिखाई, रशिया के साथ। अब रशिया जो है यहाँ पे साइलेंट हो गया। मतलब अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा, तो एक फ्रंट से तो कम से कम इसे यहाँ पे राहत है कि यहाँ से अटैक नहीं होगा, यहाँ से इसको हेल्प नहीं आएगी, ठीक है? आइसोलेट कर रहा है अब ये ऑस्ट्रिया को। नीचे क्या करेगा, यहाँ पे फ्रांस में है नेपोलियन 3, ठीक है? नेपोलियन 3 है यहाँ पे फ्रांस में, ठीक है? अब इसको यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पे दे देगा, ठीक है? बहुत सारा पैसा, बहुत सारे गिफ्ट्स देगा। बोलेगा कि तुम यहाँ पे शांत रहना जब मैं यहाँ पे अटैक करूँगा ऑस्ट्रिया पे, ठीक है? अब करप्शन की वजह से यहाँ पे जो नेपोलियन है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ, ठीक है, मुझे तो बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, मुझे वैसे भी अटैक करके क्या ही मिलेगा? ऑस्ट्रिया से मेरा क्या लेना-देना? ठीक है? तो ये जो है अब यहाँ पे इन दोनों को डील कर लेता है। नेपोलियन को इसने यहाँ पे मामला सेट कर दिया, यहाँ पे रशिया का मामला सेट कर दिया। अब यहाँ पे जब ये ऑस्ट्रिया हो गया अकेला, अब इस पे जब अटैक करेगा तो ना रशिया आने वाला है इसकी हेल्प के लिए, ना फ्रांस आने इसकी हेल्प के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे बिस्मार्क के लिए एकदम एप्रोप्रिएट टाइम है कि यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा, ठीक है? सबको समझ आ रहा है बैकग्राउंड? यस मैम। यस ओके, मैम। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, 2 अलायंसेस इसने बना लिए, तो इसीलिए जो बिस्मार्क है, ही इज़ अ वेरी वाइज़ मैन। मतलब जहाँ उसे डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ रही है, डिप्लोमेसी कर रहा है, जहाँ धोखा देने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ धोखा दे रहा है। मतलब ही इज़ वे ही मतलब सच में वो रियल पॉलिटिक्स जो है, वो यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? तो ही इज़ वेरी वाइज़। ओके, अब नीचे आपने देखा एक इटली भी है। इटली को इसने बोल दिया कि इटली तुम भी मत हेल्प करने के लिए आना ऑस्ट्रेलिया के, जब तुम यूनिफ़ाई करोगे, तब हम तुमको यूनिफ़िकेशन में हेल्प कर देंगे, ठीक है? तो इटली का भी यूनिफ़िकेशन बचा है। उसको यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, उसको पैसिफ़ाई कर देंगे कि हम तुम्हारी भी मदद कर देंगे, ठीक है? तो इटली को इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे शांत कर दिया। अब ऑस्ट्रिया जो है पूरा आइसोलेट हो चुका है, ठीक है? आधी जंग तो यहाँ पे इन्होंने जीत ली। अब इतने रिसोर्सेज़ हैं और प्रशिया के पास, बिस्मार्क के पास, कि ये ऑस्ट्रिया को आराम से हरा देंगे, ठीक है? 7 वीक्स वॉर अब यहाँ पे 1866 में शुरू होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और कौन जीतेगा यहाँ पे? ऑब्वियसली प्रशिया जो है यहाँ पे जीतेगा, ठीक है? अब प्रशिया जब जीतता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या करता है, ट्रीटी ऑफ ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे, ये जर्मन स्टेट्स जो हैं यहाँ पे इसको एनेक्स कर लेगा, जो पूरे यहाँ पे किसके पास थे, ये जो नीचे वाला हिस्सा होल्स्टीन वाला जो हिस्सा था, किसके पास? ऑस्ट्रिया के पास था। जब हार जाएगा तो यहाँ पे बिस्मार्क बोलेगा कि तुम होल्स्टीन वाला रीजन जो है मुझे दे दो बिल्कुल शांति से। तो अब ये वाला एरिया, पहले तो ये वाला एरिया था ही प्रशिया के अंडर, अब ये वाला एरिया भी कहाँ आ जाएगा? प्रशिया के अंडर आ जाएगा, ठीक है? कहाँ? ये पहले पूरा ऑस्ट्रिया के अंडर था ना, तो ऑस्ट्रिया से अब ये होल्स्टीन वाला एरिया जो है ले लेगा, ठीक है? अब ये जो है, देखो एक चीज़ और अभी बची है, अभी फ्रांस दुश्मन बचा हुआ है, ठीक है? तो अगर वो यहाँ पे इस चीज़ में आप सोचो कि जब ये इसको हरा रहा है, जब ऑस्ट्रिया को जब हरा रहा है, ठीक है? तो ये इसको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है इसको ऑस्ट्रिया को। जैसे पहले था ना कि प्रशिया पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मान रहा था कि ठीक है, आप जो है हमारे डिवाइन राजा हो, ऑस्ट्रिया को अपीज़ करा था। वैसे अभी भी ये क्या कर रहा है, ये ऑस्ट्रिया यहाँ पे हार है, लेकिन इसको यहाँ पे जो है ह्यूमिलिएट नहीं करेगा। क्यों ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता है बताओ? इसमें क्या फ़ायदा है इसको, अगर इसने यहाँ पे जो है इन लोग को परेशान नहीं किया, ऑस्ट्रिया वालों को? जीत तो ये गए हैं, बहुत अच्छे से जीत गए हैं, और 7 वीक्स ही सिर्फ वॉर्स चलती है, ठीक है? तो आप कोई आइडिया लगाएगा कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे इसको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं लोग? कुछ आगे का सोचा होगा? यस मैम, ताकि आगे फ्रेंच के साथ लड़ाई करे तो ये लोग शायद हेल्प करे वैसा। हाँ, बिल्कुल सही। तो मतलब अब जब यहाँ पे जब नीचे फ्रांस के पास जाएगा, तो ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रिया को इसने इतना ह्यूमिलेट कर दिया, तो ऑस्ट्रिया अपना बदला ले, वो इतना यहाँ पे इसको दुश्मन मान ले कि यहाँ पे बदला लेने के लिए फ्रांस के साथ अलायंस बना ले। तो ये फ्यूचर का अलायंस जो कि बन सकता है किसके बीच में? ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसको इसने हराया है।
ठीक है? तो ये ऐसा ना माने कि भाई उसको क्या लेना है, इसीलिए इसको ह्यूमिलेट नहीं कर रहा है। याद रखो, इसको ह्यूमिलेट नहीं कर रहा है ताकि ये यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा बुरा ना लगे। चुपचाप इससे टेरिटरी माँगता है कि ये टेरिटरी मुझे दो, ख़त्म कर लड़ाई। और जब ऑस्ट्रिया को ह्यूमिलेट नहीं करेगा तो इसको यहाँ पे बदला लेने की भावना आएगी ही नहीं, और ये यहाँ पे क्या होगा, जब ये फ्रांस पे अटैक बिस्मार्क इसके साथ जाके अलायंस नहीं बनाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे किसको आइसोलेट करने की करी जा रही है? फ्रांस को आइसोलेट करने की बात करी जा रही है। तो नेक्स्ट स्टेप कौन है? फ्रांस है। ठीक है? ये जो ट्रीटी साइन होती है, ये देखो, ये पूरा इसमें आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया जो है ये एरिया है, ये नीचे आपका क्या है, हॉलस्टीन है। ठीक है? और ये वाला एरिया भी, अब पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे प्रशिया के अंडर आ गया। ओके, तो यही आपका जो है, ये आपका ट्रीटी ऑफ पराग बोलते हैं इसको। ट्रीटी ऑफ पराग में क्या साइन कर रहे हैं? ये हॉलस्टीन वाला एरिया जो है ले रहे हैं। ठीक है? और प्लस एक एक और वादा लेते हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से वादा लेता है ये प्रशिया, बिस्मार्क कहता है आगे मैं काम करूं, मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना। ऑस्ट्रिया कहता है ठीक है, मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा। ठीक है? तो अब मतलब उसने ये नहीं बताया कि वो फ्रांस पे अटैक करेगा, वो यहाँ पे कह रहा है कि तुम मेरे मामले में आगे इंटरफेयर मत करना, चाहे मैं कहीं भी लड़ाई करूँ। ठीक है? तो ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पराग साइन करता है। पराग कहाँ है अभी? किसी को पता है? चेकोस्लोवाकिया, वो चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक। यस मैम। वहीं उसी की कैपिटल है ना, पराग। तो ये पराग वाला ट्रीटी साइन हो रहा है, इसके अंदर ऑस्ट्रिया को इसने यहाँ पे पैसिफाई कर दिया है, बोला है कि आगे से यहाँ पे इंटरफेयर मत करना, हॉलस्टीन चुपचाप दे दो। एनीवेज, अब देखो मैंने आपको बताया था, ये अब इसका नेक्स्ट जो रहेगा एरिया कौन सा रहेगा? अल्सास किसके पास है? ये फ्रांस के पास है। ये यहाँ पे जर्मनी में करना है। ठीक है? अच्छा, इसके पीछे ना वर्ल्ड वॉर चलती रहेगी। ठीक है? तो काफ़ी कोल रिच एरिया है। ठीक है? एंथ्रासाइट कोल यहाँ पे पाया जाता है, ये राइनलैंड, ठीक है, रूर वैली, ये सारे एरियाज जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। और जर्मनी को आगे जब यहाँ पे प्रॉस्पर करना होगा, जब इसमें रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू होगा, तो यही वाले एरियाज जो हैं, रिसोर्सेज वाले एरिया, आयरन और ये सब रिच एरिया, कोल वाले एरियाज हैं, ये यहाँ पे फ्यूल करेगा इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जर्मनी को। बाकी साइड यूरोप में तो हो चुका है, लेकिन जर्मनी में अभी स्टार्ट होगा 1870 के बाद, जब ये यूनिफाई हो जाएंगे। ठीक है? ओके, तो अब देखो फ्रांस की बारी आ गई है। ठीक है? तो ऑस्ट्रिया को यहाँ पे इन्होंने पूरा जर्मन अफेयर से, यहाँ पे आप जर्मन से दूर रहना, ये सबसे मेन बात करी थी। ठीक है? और बस, और कंपनसेशन जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने दिया था बल्कि। ठीक है? तो और भी पैसा दिया था। प्रशिया डिड वांटेड टू वीकन ऑस्ट्रिया टू मच सिंस इट माइट बी अ यूजफुल एलाय इन द फ्यूचर अगेंस्ट द प्रशिया। इतना वीक नहीं किया इसने इसको। ठीक है? तो काफ़ी समझदार है, ऐसा कुछ ईगो पे नहीं लेके गए लोग। अब देखो फ्रांस को इन्होंने आइसोलेट कर दिया किस तरीके से। अब फ्रांस को किस तरीके से किया? रशिया तो यहाँ पे क्या था, फ्रांस का एलाय था, लेकिन बिस्मार्क ने फिर से डिप्लोमेसी यूज़ की। ठीक है? यहाँ पे रशिया को बोला कि तुम यहाँ पे आने वाली जो है उसके अंदर दूर रहना। ठीक है? दूर रहना। बिस्मार्क ऑल्सो मेड श्योर इटली दैट ये भी न्यूट्रल रहे और यहाँ पे फ्रांस के लिए यहाँ पे ना लड़े। प्लस यहाँ पे अब ब्रिटिश को इन्वॉल्व किया इन्होंने। ठीक है? ब्रिटिश को किस तरीके से इन्वॉल्व किया? Bismarck gambled that the British would stay out of the war since it didn't want France to become any more powerful than it already was. आपको पता है ब्रिटेन में और फ्रांस में हमेशा दुश्मनी रहती थी। ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये फ्रांस की ताकत कम करेगा तो फ़ायदा यहाँ पे ब्रिटेन का भी होगा, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे किसका सपोर्ट करेगा? बिस्मार्क का सपोर्ट करेगा, प्रशिया का सपोर्ट करेगा कि ठीक है जाओ लड़ो, मेरा तो यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तुम दोनों आपस में लड़ो और फ्रांस को वीकन करो। ठीक है? फ्रांस ने वैसे ही नेपोलियन वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान करा था। अब यहाँ पे 1870 में ये वॉर शुरू होगी, फ्रैंको प्रशियन वॉर। ठीक है? अब यहाँ पे ऑब्वियसली कौन जीतेगा? यहाँ पे आपका जो है
वो आपका प्रशिया ही जीतेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने फ्रांस जो था was outraged since it didn't want Prussia to become more powerful. French insisted King William makes his relative refuse the crown and King William refused to guarantee this. ठीक है। Bismarck used the king's refusal as a way to provoke French. He published a heavily edited and provocative telegram known as the Enns telegram. The king's refusal make it seem he had insulted the French ambassador. The French ambassador responded to fury from the French press and public declared the war on Prussia. ये वॉर पूरी स्टार्ट कैसे होती है, यहाँ पे बिस्मार्क बहुत ही आसानी से इनको ऑफेंड करता है, फ्रांस को ऑफेंड करता है। वो चाहता है कि वो वेट करता है कि ये खुद ही अटैक कर दे हमारे ऊपर और हम जो है यहाँ पे इसका बस जवाब दें। तो मतलब ये यहाँ पे प्रोवोक करेगा फ्रांस को, ठीक है। तो ये प्रोवोक इस तरीके से करेगा कि यहाँ पे जो है पूरा ईगो हर्ट हो जाएगा, फ्रेंच एम्बेसडर को इंसल्ट करा जाएगा, ठीक है। और उसको पता है कि यहाँ पे जब फ्रांस का ईगो बहुत है, अगर यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ पे जो है इंसल्ट करा जाएगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो फ्रांस है ये हमारे ऊपर वॉर जो है डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेपोलियन ही जो है वो यहाँ पे हार जाएगा। और बीच में जब यहाँ पे ऑस्ट्रिया जब हारता है ना, जब सेकंड वाले टाइम पे ऑस्ट्रिया जब हारता है तो नेपोलियन के खिलाफ जो यहाँ पे नीचे फिर से जो जनता है इनकी फ्रांस की हमेशा जो रिवोल्ट जो है वो करती रहती थी। नेपोलियन 3 को भी यहाँ पे ये लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि भाई आपने ऑस्ट्रिया जो है हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो आपने ऑस्ट्रिया की क्यों मदद नहीं की जब यहाँ पे प्रशिया जो है ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर रहा है। तो नेपोलियन से काफ़ी लोग गुस्सा होते हैं कि तुम ऑस्ट्रिया की क्यों यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे हो। लेकिन नेपोलियन बता नहीं सकता ना कि उसने यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइजेस और ये सब यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह ले लिए हैं बिस्मार्क से। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है बाद में ये पूरा जब ये हार जाता है फ्रांस का राजा तो इसको पूरा हटा ही दिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस बहुत सारे फेजेस में यहाँ पे आता जाता रहता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फाइनली आपका जो है इसको मिला लिया जाता है जो ये वाला एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा जर्मनी जो है यहाँ से यहाँ स्केल्सविक वाला एरिया से लेके यहाँ तक, ठीक है। रशिया को ये लोग जो है ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जर्मनी और रशिया आज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना, ठीक है। आजकल भी यहाँ से इनकी कौन सी नॉर्थ 2 पाइपलाइन जाती है रशिया, ठीक है। सुना है नॉर्थ 2 पाइपलाइन के बारे में? यूक्रेन पे अटैक होगा फिर कहाँ खतरा है, यहाँ पे खतरा है, ठीक है। वहाँ से जो जर्मनी अभी फेवर में बोल रहा है रशिया के, वो क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ से इनकी पाइपलाइन आती है, यहाँ से गैस उनको सस्ते में मिलती है रशिया से। तो रशिया गैस बंद कर देगा अगर ये लोग जो है यूरोप के ज़्यादा फेवर में बोलेंगे, ठीक है। तो एनीवेज जर्मनी उस टाइम भी नहीं बोला था, ठीक है। और इनको जो है रशिया को थोड़ा सा बनाने दिया था ईस्टर्न यूरोप में इन्फ्लुएंस, और इन्होंने अपना जो है यूनिफिकेशन अचीव कर लिया। अब यहाँ क्या आ गया, जर्मनी आ गया है। अब जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, इतना ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब ये लोग सबको धमकी देते रहेंगे, ठीक है। धमकी देने के बाद यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब इनके पास रिसोर्स रिच एरियाज आ गए ना, इसीलिए खूब डेवलप करेंगे ये लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट था, फाइनल ट्रीटी थी जिससे आपका था ये अखास वाला एरिया जो है ये जर्मनी में यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया था। प्लस यहाँ पे फ्रांस को यहाँ पे 200 मिलियन पाउंड जो है यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वॉर किसने डिक्लेयर की थी? फ्रांस वॉज द अग्रेसर ना, तो फ्रांस को यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। कितना स्मार्ट मूव था ये कि फ्रांस से यहाँ पे वॉर करवाई, उससे यहाँ पे 200 मिलियन पाउंड भी ले लिए अग्रेसर की तरह। और यहाँ पे विलियम केसर जो है पूरे जर्मनी का बनता है नया राजा, ठीक है। तो ये वर्साइली में यहाँ पे इसका जो है पूरा ताजपोशी वगैरह होती है, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्साइली। अब यहीं पे ये देखो यहाँ पे इसकी ताजपोशी हो रही है। यहीं पे बाद में वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म होगी तो यहीं पे ह्यूमिलिएशन भी होगा, इसी ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन होगी ना। तो यहाँ पे जर्मनी स्टार्ट हो रहा है
और यहीं पे जर्मनी का यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में ह्यूमिलिएशन भी होगा। तो एक तरीके का हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि देखो आपको नहीं पता है कि यहाँ पे 100 साल बाद क्या होगा, है ना? तो ये सेकंड रीच कहलाती है। सेकंड रीच यहाँ पे पूरे जर्मन एम्पायर को यहाँ पे नाम दिया गया था सेकंड रीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपस में मिल रहे हैं। केसर विलियम का यहाँ पे ताजपोशी हो रही है। बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे किस एरिया में अब जा रहा है? अब देखो यहाँ पे आपने देखा था कि अब जो है जर्मनी बनने के बाद ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता था ना कि ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे जो था वो यहाँ पे बिस्मार्क के साथ खड़ा था कि तुमने यहाँ पे फ्रांस को हराना है। ठीक है, तो एक जगह आपका यहाँ पे कौन बिको, जर्मनी है और आपका ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन के पास भी खूब सारी कॉलोनीज हैं और जर्मनी जो है वो यहाँ पे खूब सारा अपना फ्रांस से उसने खूब सारा कंपनसेशन ले लिया है। ठीक है, और विक्टोरियस है, काफ़ी स्मार्टली इन लोगों ने हैंडल किया। तो बैलेंस ऑफ पावर अगर हम इस 19th सेंचुरी के एंड में देखें यूरोप में, तो यहाँ पे किसका भारी है पावर? यहाँ जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जो हैं काफ़ी पावरफुल हैं। और एक जगह आपके रशिया, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया, ये दोनों पे चारों मिलके थोड़े से कम हो गई है इनकी पावर। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर अभी पूरे इस सेंचुरी के एंड में यहाँ पे जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब केसर विलियम टू आता है, ये यहाँ पे बिस्मार्क को यहाँ पे हटा देता है। ठीक है, और बिस्मार्क को हटा देता है और बस फिर आगे कहानी इनकी चलती रहती है। ट्रिपल एंटेटे ये साइन करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन रशिया के बाद। एनीवेज ये यहाँ पे बात की बात है जब वर्ल्ड वॉर 1 होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब आगे जो है यहाँ पे अलाइंसेस वगैरह बनेंगे, वो हम वर्ल्ड वॉर 1 में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे अलाइंसेस बनते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। ओके, कुछ